नमस्कार साथी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के धमाकेदार चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि है गुरुवचन इंस्टीट्यूट आपके लिए वीडियो पर वीडियो हर बार देने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कहा था सर आप इंटर वालों की क्लासेस हमेशा लगाते हो, इंटर वाले बच्चों को हमेशा आप सिखाते रहते हो, हम हाई स्कूल वालों को भी सिखाओ। तो मैंने क्या किया, कक्षा 10 का भी यहाँ पर श्रृंखला शुरू की और मैंने कक्षा 10 वालों के लिए पेपर के माध्यम से एक नस्ते नाबूद सीरीज शुरू की है। ठीक है, उस नस्ते नाबूद सीरीज में आपके लिए पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो या वो केमिस्ट्री हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पहले जो चैप्टर हो चुके हैं फिजिक्स के, बकाया तीसरा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो विद्युत से है। आज इसका पार्ट 1 मैं आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, आज मैं इसका क्या करा रहा हूँ, पार्ट 1 करा रहा हूँ, पार्ट 1 करा रहा हूँ और पार्ट 2 मैं कल करा दूंगा। आज मैं काफी टॉपिक लगाऊंगा यहाँ पर, आप पूरे टॉपिकों के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लगा लेंगे अपना समय ना खराब करते हुए, आवेश। पहला टॉपिक क्या है हमारा, आवेश है पहला टॉपिक। कि आवेश का हम लोग अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, आवेश का। ठीक है, आपसे पहले आपको एक बात बता दूं, आवेश को शुरू कराने से पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के लिए दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसी प्रकार की वीडियो का मजा आ सके। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं शुरुआत कर रहा हूं यहाँ पर टॉपिक की। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग आवेश के लिए। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग आवेश के लिए जीकर देखना, फील करके देखना कि आवेश होता क्या है, क्योंकि आपने अगर फील करके देखा बिल्कुल इस चीज के लिए तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आवेश को बताना चाहूंगा कि आवेश होता क्या है। आप लोग सबसे पहले इसका सिद्धांत समझें कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आवेश था क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि आवेश की जड़ क्या थी, पूंजी कहीं से भी मिल जाए, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, अब से लगभग 2500 साल पहले की बात है। कब की, 2500 वर्ष पहले की बात है। ग्रीक देश के एक वैज्ञानिक हुए थे, थेल्स। कौन थे, थेल्स। ध्यान रखना, एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अंबर नामक टुकड़े को लिया था। किसको लिया था, अंबर के टुकड़े को लिया था। किसको लिया था, अंबर के टुकड़े के लिए, और इसे ऊन पर रगड़ा था। किस पर रगड़ा था, ऊन पर रगड़ा था। जब इन्होंने अंबर नामक टुकड़े को ऊन पर रगड़ा, तब इन्होंने पाया कि इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो गया। बात को समझना, जैसे मान लिया ये अंबर है, ये ऊन है, जब इसके लिए इस पर रगड़ा तो इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो गया। इसी के लिए इन्होंने क्या माना, आवेश माना। क्या माना, आवेश माना। तो ध्यान रखना, अब से 2500 वर्ष पूर्व कौन थे, ग्रीस देश के वैज्ञानिक आए थे, थेल्स। उन्होंने अंबर के टुकड़े को ऊन पर रगड़ा। अब आप कहोगे सर अंबर क्या होता है, तो अंबर आप इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। उन्होंने अंबर को ऊन पर रगड़ा तो उसमें उसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे क्या कहा गया, आवेशित होना कहा गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ समझें कि इसकी थ्योरी क्या बन सकती है। इसकी थ्योरी यही बन सकती है, जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया सी परिभाषा है, एकदम रसगुल्ले जैसी परिभाषा, कि किन्हीं दो वस्तुओं को, किन्हीं दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेशित होना कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशित होना कहते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं जैसे भुसके तिनके, धूल के कण, कागज के टुकड़े इत्यादि बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना, जो परिभाषा मैंने आवेश की बोली आप उस परिभाषा के लिए बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और इसका इतिहास भी याद रख सकते हैं कि आवेश की खोज कैसे हुई थी। 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक आए थे, थेल्स। कहाँ के थे, ग्रीस देश के थे, और अंबर नामक टुकड़े को उन्होंने ऊन पर रगड़ा था। तब देखा था कि उसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसी को उन्होंने क्या कह दिया, आवेश कह दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस टॉपिक को आपने नस्ते नाबूद कर दिया होगा। अब लगा लें अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, मैं इसे हटा दूं, डस्टर ले लिया मैंने, मैं इसे हटा रहा हूँ। आवेश मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आवेश का इतिहास भी आप याद रखना, आवेश को भी याद रखना, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा हमारा चालक। क्या है हमारा,
चालक। ठीक है, तो अगला टॉपिक है चालक, उसके बाद हम पढ़ेंगे अचालक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धचालक। क्या पढ़ेंगे? अर्धचालक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। हम 3 टॉपिकों को यहाँ पर अभी हाल नस्तेनाबूद करेंगे। सबसे पहले चालक को लगाएंगे, फिर अचालक को लगाएंगे, फिर अर्धचालक को लगाएंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले टॉपिक डाल लें चालक। क्या डाल लें? चालक। ठीक है, अब सुनिए चालक होते हैं। देखो, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, चालक कौन से पदार्थ होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकता है, जैसे सभी धातुएं। ठीक है, तो चालक की परिभाषा आप क्या लिख देंगे? बहुत अच्छे से लिख देंगे कि चालक वह पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं। उदाहरण पे लिख देंगे आप, लोहा है, तांबा है, चांदी है, टीन है, इन सब में क्या हो जाता है? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसमें धारा बह सकती है, जिसमें धारा बह सकती है, जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा अचालक। आगे क्या है हमारा? अचालक। तो समझिए आप अचालक क्या होते हैं। अचालक क्या होते हैं? अचालक की परिभाषा आप लिख लेना एक बार समझिए। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा, ठीक है, मोम हो जाएगा, सूखी लकड़ी हो जाएगी। इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अचालक कहलाते हैं। तो चालक भी हो गए, अचालक भी। चालक वो है जिनमें आवेश प्रवाहित हो सकता है, अचालक वो होते हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। अब सवाल खड़ा हो रहा है अर्धचालक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, तो अर्धचालक आप लोग थोड़ा अच्छे से समझें। देखो, अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में इनकी चालकता होती है। इन दोनों के बीच में इनकी चालकता होती है। एक बार दोबारा समझें, अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देना आप लोग, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उदाहरण लिख देना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत अच्छे 2 अर्धचालक होते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, सब कुछ इसी के बनते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कॉमा जर्मेनियम, सिलिकॉन कॉमा जर्मेनियम। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अर्धचालक हमने बता दिया आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस प्रकार से आप लोग तीनों टॉपिकों को फिनिश कर देंगे। चालक हो गए हमारे, अचालक हो गए हमारे, अर्धचालक हो गए। ठीक है, चालक वो होते हैं धारा प्रवाहित हो सकती है, अचालक वो होते हैं धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और अर्धचालक वो होते हैं जिनमें धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगला टॉपिक। इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया तुम्हारा। अब आप अगला टॉपिक लगा लेंगे, और अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। अब आप लोग अगला टॉपिक लगा लें, वैद्युत ऊर्जा का स्रोत, और हम लोग देखेंगे वैद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, देखो हम टॉपिक लगा रहे हैं यहाँ पर, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। वैद्युत ऊर्जा के स्रोत, वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। हमारा अगला टॉपिक होगा वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। वैद्युत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत मैं कई एक ऊर्जाएं आपको करवाऊंगा। तो उसमें सबसे पहली ऊर्जा हो जाएगी हमारी, आप लोग लगा लेंगे सौर ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी? सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहली ऊर्जा हो जाएगी हमारी सौर ऊर्जा। बस आपको समझना है बहुत अच्छे से, आप पूरा कर जाएंगे। ठीक है, देखो सौर ऊर्जा होती क्या है, आप जानते हो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। अब सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा को किस चीज में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं? देखो, सौर ऊर्जा जब हमें मिलती है तो सौर बैटरियों में और सौर सेलों में हम क्या करते हैं?
सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कराते हैं, ठीक है। तो सौर बैटरियों और सौर ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगर तुमसे कोई इसकी परिभाषा पूछ ले सौर ऊर्जा की, तो क्या कहना कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, समझना। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर बैटरियों तथा सौर सेलों के माध्यम से सौर ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी आपको बता दूं। कुछ हमारे अंतरिक्ष हैं, कुछ हमारे क्या है उपग्रह हैं, उनमें सौर बैटरियों के माध्यम से सौर ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आप लोग इतना ही लिख देना कि सौर ऊर्जा कोई पूछे क्या होता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। सौर बैटरियों और सौर सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। एकदम बहुत प्यारी सी लाइन दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब नंबर दूसरी आप ऊर्जा लगा लेंगे, ये हो गई नंबर 1 ऊर्जा। नंबर 2 लगा लेंगे आप जल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। अब देखेंगे जल ऊर्जा हमारी क्या हो, आप क्या लगा लेंगे, जल ऊर्जा। तो देखें आप लोग जल ऊर्जा क्या होती है। देखो आप लोग जानते हैं जल जब नदियों के बहाव में होता है तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब इसी जल के लिए बांध बनाकर रोक लिया जाता है तब उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होकर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। आप बताओ, जब नदियों के बहाव में होता है जल तब उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और जब इसे बांध बनाकर रोक लिया जाता है तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, एक उपकरण होता है हमारा टरबाइन नामक उपकरण। कौन सा होता है, टरबाइन। जब बांध में रुके हुए जल को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है या टरबाइन पर गिराया जाता है तब जल में स्थित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ध्यान रखना, अगर इसकी कोई परिभाषा पूछे जल ऊर्जा की तो आप बता देना जल में ऊर्जाएं तो 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि जब गति कर रहा होता है तो गतिज ऊर्जा, जब ठहरा हुआ होता है तब कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा। जब रुके हुए जल के लिए टरबाइन पर गिराया जाता है तब क्या होता है, वह टरबाइन इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से हो गई हमारी 2 ऊर्जा यहाँ पर कंप्लीट हो। बहुत मिच्योर परिभाषा लिख पा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन वाली, ठीक है। तीसरी ऊर्जा देखें, हमारी तीसरी ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, देखिए तीसरी ऊर्जा हो जाएगी हमारी पवन ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी, पवन ऊर्जा। हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में सीखेंगे, किसके बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में। अब पवन ऊर्जा क्या होती है आप लोग थोड़ा सा सीखें इसके लिए, ठीक है। देखो पवन ऊर्जा होती क्या है, आपने देखा है कि जब वायु चल रही होती है, जब हवा चल रही होती है तो हवा में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और वायु ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। वायु ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ये कौन सी ऊर्जा होती है हमारी, वायु ऊर्जा होती है, ये बात ध्यान रखना। वायु ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना कि पवन ऊर्जा ही वायु ऊर्जा होती है। जब वायु चल रही होती है तब वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। वायु की गतिज ऊर्जा के लिए पवन चक्की के माध्यम से, आपने देखा होगा, किताबों में देखा होगा, पवन चक्कियां लगी होती है बहुत लंबी लंबी, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से ये लगी हुई होती है ना, इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से पवन चक्कियां लगी होती है ना, आपने देखा होगा। उन पवन चक्कियों के माध्यम से किसके लिए, वायु ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा कोई पूछ ले कि पवन ऊर्जा क्या होती है तो क्या बताना, वायु की ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं, और पवन चक्कियों के माध्यम से वायु ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे और 3 ऊर्जाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। कितनी ऊर्जाएं, 3 ऊर्जाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इस प्रकार से 3 ऊर्जाएं हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथी, कौन सी, चौथी हो जाएगी हमारी सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। चौथी लगा लो हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी लगा लें, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा।
देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऊर्जा, आ सकती है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है समझे आप बात के लिए। नाभिकीय ऊर्जा हमने आपको पहले ही बताया था, पिछली जो वीडियो डाली थी, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था परमाणु बम कैसे बनता है, उसमें इस चीज का बहुत यूज किया जाता है। देखो हमारा एक पदार्थ होता है यूरेनियम नामक, कौन सा होता है, यूरेनियम नामक पदार्थ होता है, जो आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, जिसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, परमाणु बम बनाने में किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम नामक पदार्थ होता है, इस यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। किसकी बमबारी कराई जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, ध्यान रखना। जब यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो इससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखना। जब यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तब से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा तथा इस क्रियाशीलता पर आधारित कई एक प्लांट भी लगाए गए हैं जिन्हें रिएक्टर कहते हैं। इन रिएक्टरों के माध्यम से इस ऊर्जा के लिए अर्थात नाभिकीय ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं एक बार आपको परिभाषा बोल रहा हूँ जो लिखना है आपके लिए, ठीक है, एक बार आप समझा करें फिर लिख लिया करें, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, जब यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, जब देखो जब आप समझोगे अच्छा तब लिखोगे भी अच्छा, और मैं भी आपको जब समझाऊंगा अच्छा तो लिखवाऊंगा भी अच्छा, ये ध्यान रखना। मैंने समझाया कि आपके लिए जब कोई यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो उससे अपार ऊर्जा निकलती है, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया पर आधारित कई एक प्लांट भी लगाए गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टर कहते हैं, जिनके माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा के लिए किसमें बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यही लिखना है, जब यूरेनियम नामक पदार्थ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो इससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रियाशीलता पर आधारित कई प्लांट लगाए गए हैं जिन्हें रिएक्टर कहते हैं, जिनके माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली ऊर्जा हमारी है 5, कौन सी है, 5वीं ऊर्जा, ठीक है। 5वीं ऊर्जा देखते हैं कौन सी ऊर्जा होगी हमारी, हम देखते हैं 5वीं ऊर्जा हो जाएगी हमारी यांत्रिकी ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी, यांत्रिकी, ठीक है। 5वीं यांत्रिकी ऊर्जा ही हो जाएगी, या फिर से रासायनिक ऊर्जा लगा लो, कौन सी लगा लो, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिकी हम छठी कर लेंगे, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। हमारी अगली क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा। अब देखो रासायनिक ऊर्जा को थोड़ा समझना, ये 3 ऊर्जाएं हैं लास्ट में, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, जो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पेशल ऊर्जाएं हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। देखो क्या होती है तुम्हारी रासायनिक ऊर्जा, कहने का मतलब रासायनिक ऐसा कोई एक पदार्थ होता है, ऐसी एक युक्ति होती है रासायनिक ऊर्जा के लिए जिसे बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। वो युक्ति का नाम होता है, उस युक्ति का नाम होता है विद्युत सेल। क्या होता है, विद्युत सेल। विद्युत सेल नामक जो युक्ति होती है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि बाह्य युक्ति अर्थात विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, क्योंकि उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया, एक वैद्युत अपघट्य नामक पदार्थ होता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वैद्युत सेल में क्या होती है, 2 किरणें पड़ी हुई होती हैं, 2 किरणें पड़ी हुई होती हैं, उनके माध्यम से एक पर धन और एक पर ऋण आवेश आता है, फिर उससे हम क्या कहते हैं, मतलब अपना टर्मिनल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, अब इस प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखना क्या होता है कि बाह्य युक्ति अर्थात विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी कितनी ऊर्जाएं हो गई, कितनी हो गई, 5 ऊर्जाएं हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ध्यान रखना, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन से पदार्थ भरे होते हैं, सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो ये क्या करता है, सेल रासायनिक ऊर्जा के लिए किस बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं छठा ऊर्जा, कौन सी है, छठी ऊर्जा। और छठी ऊर्जा हो जाएगी हमारी यांत्रिकी ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, छठी हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा, छठी हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा। अब समझे आप लोग, छठी हमारी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। अब जब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो देखो हमारी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में कितना कुछ है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आप समझें, थोड़ा सा समझें यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है। देखो अगर आप यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ज्यादा बेस्ट समझेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था, डायनेमो पढ़ाया था,
आपको मैंने पढ़ाया था जनित्र पढ़ाया था, ठीक है, जिसे आप जनरेटर कहते हैं। मैंने दोनों चीजें आपके लिए पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने आपके लिए कुछ बताया था, मैंने ये बताया था कि जब एक कुंडली के लिए, किसके लिए, एक कुंडली के लिए विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और जब उसे घुमाया जाता है तब प्रेरण प्रभाव के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखो आप लोग समझे, थोड़ा सा समझे, ये मान लो ये क्या है, चुंबक है, ये N ध्रुव हो गया और ये S ध्रुव हो गया। कौन सा हो गया? S ध्रुव, ठीक है। और इसमें क्या रखी हुई है? एक कुंडली रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक कुंडली जो N फेरों से मिलकर बनी हुई है। अब जब इसे घुमाया जाता है कुंडली के लिए तो इस पर कौन सा प्रभाव आ जाता है? प्रेरण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो प्रेरण प्रभाव के कारण इसमें क्या होता है? प्रेरण प्रभाव के कारण ध्यान रखना, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसी कारण कुंडली को घुमाने में जितनी यांत्रिक ऊर्जा लगती है उसी को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी तुम परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हो। परिभाषा इसकी लिख सकते हो कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी परिभाषा लिखवाई थी, आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप ज्यादा नॉर्मल लिखना चाहें तो ज्यादा नॉर्मल लिख सकते हैं। जब किसी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसे घुमाने पर जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा के लिए किसमें बदल लिया जाता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल लिया जाता है। अब कौन सी ऊर्जा व्यय होती होगी? हमारी यांत्रिक ऊर्जा। सुनो, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जनरेटर में हम लोग हत्ता लगाते हैं ना। हत्ता लगाने के बाद देखो ये दोनों क्या होती है? चुंबकीय होती है। चुंबक के बीच में क्या होती है? ये कुंडली होती है। क्या होती है? ये कुंडली। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? हत्ता लगा दिया। अब हत्ता लगाकर हम क्या कर रहे हैं? इसे घुमाते हैं और इसे घुमाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है यही ऊर्जा किसके रूप में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ध्यान रखना, जब किसी बंद कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने के बाद उस पर प्रेरण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तब उसे घुमाने पर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसे घुमाने में जितनी यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है उसी के लिए हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, किसके रूप में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा बिल्कुल। चलो, ये हमारी ऊर्जाएं हो गई कंप्लीट, ठीक है। ऊर्जाएं हो गई कंप्लीट। तो मैं ऊर्जा को हटा रहा हूं और अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। ऊर्जाएं हमारी कंप्लीट हो गई, ऊर्जाओं को मैं हटा रहा हूं और हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। मैंने सभी ऊर्जाएं करवा दी। ये यांत्रिक ऊर्जा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा अपने आप में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जब किसी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तब प्रेरण प्रभाव के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है उसी के लिए विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल लिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अगला टॉपिक लगाने आप लोग वैद्युत विभव व विभवांतर। वैद्युत विभव व विभवांतर। वैद्युत विभव व विभवांतर। तो सबसे पहले हम लोग किसे सीखेंगे? वैद्युत विभव के लिए, फिर हम लोग किसे सीख लेंगे? विभवांतर के लिए। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे सीखने वाले हैं? वैद्युत विभव को। फिर हम किसे सीखेंगे? विद्युत विभवांतर को। तो वैद्युत विभव देखें, सबसे पहले हमारा वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान दो। मान लें यदि यहाँ कोई हमारा एक आवेश है, वो क्या है? +2 आवेश, ठीक है। अब जब ये हमारा कोई +2 आवेश है तो इसके चारों ओर इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों ओर इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब यदि इसी के विद्युत क्षेत्र में हम कोई अनंत पर रखा हुआ एक परीक्षण धनावेश लेकर आए और परीक्षण धनावेश को क्या बोलते हैं? हम Q0 बोलते हैं। परीक्षण धनावेश को क्या बोलते हैं? Q0 बोलते हैं। ये कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। ध्यान रखना, ये कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। अब इस अनंत से हम कहाँ लेकर आए? इसके विद्युत क्षेत्र में लेकर आए। मान लो यहाँ ले आए, मान लो कहाँ ले आए?
यहाँ ले आए, ठीक है। इससे लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, इसे लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ लेना एक बार दोबारा से कि अनंत पर रखे किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें आप लोग कि अनंत पर रखे किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं फटाफट से, वैद्युत विभव की परिभाषा लिख सकते हैं। इसका फार्मूला भी यही होता है W/Q0, ठीक है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक बढ़िया सी परिभाषा हो सकती है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। देखो आप लोग फिर से समझे, एकांक धनावेश को, ये क्या है, कोई हमारा एक आवेश है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, चाहे यहाँ तक किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। आप परिभाषा बहुत अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि आप जब समझेंगे अच्छा तो लिखेंगे भी अच्छा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि परीक्षण धनावेश को ठीक है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग सीखेंगे विभवांतर कि विभवांतर क्या होता है, क्या सीखेंगे, विभवांतर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हम लोग अब विभवांतर को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, विभवांतर को पढ़ेंगे। विभवांतर होता क्या है ये हम देखेंगे, ये हम जानेंगे, ये हम सीखेंगे। चलो विभवांतर देखते हैं, ठीक है। इसे हटा दो। अब देखो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता क्या है। देखो ये हमारा क्या है, एक परिपथ है। ये मान लो ये हमारा तार है, क्या है, एक हमारा तार है। तो किसी एकांक धनावेश को किसी परिपथ में, जैसे मान लिया ये है, यहाँ से देखो ये हमारा एक बिंदु A है और ये हमारा एक बिंदु B है, ऐसा समझ लो। और ये हमारा क्या है, एक तार है, ठीक है, समझ लेना, एक परिपथ है। अब किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, समझ लेना बात के लिए कि किसी परीक्षण धनावेश को, या ऐसा बोल सकते हो एकांक धनावेश को अनंत से किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है विभवांतर कहलाता है, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना बहुत अच्छे से। एकांक धन आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकांक धनावेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे आप टॉपिक लगा लेंगे आप लोग वैद्युत धारा। अगला टॉपिक क्या होगा तुम्हारा, विद्युत धारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये तुम्हारे, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत धारा, ठीक है। और वैद्युत विभव का मात्रक भी लिख लेना, वोल्ट होता है, ठीक है। मैंने बताया था क्या, वैद्युत का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला टॉपिक लगा लें आप लोग वैद्युत धारा। अब देखो वैद्युत धारा
आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फार्मूला तो याद होगा, वैद्युत धारा का फार्मूला होता था I बराबर Q अपॉन T। ये फार्मूला तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको, है ना। वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता था, I बराबर Q अपॉन T। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वैद्युत धारा आपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी, जिससे हम I से प्रदर्शित करते थे और इसका फार्मूला आता था Q अपॉन T, ठीक है। तो देखो फिजिक्स बहुत आसान चीज है, आपको मैंने यही समझाया, समझ लो एक बार। आप लोग हर क्लास में यही कहता हूँ, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, आप लोग से समझ लो। देखो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, जैसे इसमें दिया हुआ है Q अपॉन T, तो इसी फार्मूले से बना लो इसकी परिभाषा। वैसे तो आपको नॉर्मल परिभाषा हो जाती है, आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाती है, आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारी एक नॉर्मल परिभाषा हो जाती है कि आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं, ये आप लोग एक नॉर्मल तरीके से याद रखना कि भाई बिल्कुल तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखना। लेकिन फार्मूले के अनुसार इसकी अन्य परिभाषा क्या हो सकती है, ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं फार्मूले के अनुसार परिभाषा क्या हो सकती है, तो आइए देखते हैं। इसके अनुसार परिभाषा होती है कि जब एकांक समय अंतराल में किसी परिपथ में जितना आवेश प्रवाहित हो सकता है क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। परिभाषा क्या बनेगी, एकांक समय अंतराल में किसी परिपथ में जितना आवेश प्रवाहित हो सकता है क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रहेगा आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब नोट करके आप लोग इसमें लिखेंगे, अब इसमें आप नोट करके लिखेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे आप लोग, ये भी सुन लें। नोट करके लिखेंगे, वैद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा के समान होती है। यानी कि जिधर धनावेश चल रहा होगा वैद्युत धारा की दिशा उसी तरफ होगी, ठीक है। ये नोट पॉइंट में लिखेंगे, वैद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा के समान होती है। अगला नोट लगा लेंगे 500 रुपए का, ठीक है। और वो नोट देखें क्या होगा। अगले नोट में आप लिखेंगे, और अगले नोट में क्या होगा, वो ये होगा कि वैद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत चलती है। कहने के मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे तो धारा इधर को जा रही होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वैद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है, ठीक है। ये आपने 2 नोट लगा लिए और ये फार्मूला बहुत अच्छे से लिख लेना, इसका मात्रक लिख लेना, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और इसका अगर कोई अन्य मात्रक पूछ ले एक और, तो इससे निकाल लो। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और समय का सेकंड होता है ना, सेकंड होता है। तो एक अन्य मात्रक बता देना, कूलाम प्रति सेकंड। एक अन्य मात्रक भी बता देना, कूलाम प्रति सेकंड। मैंने पूरी शिद्दत के साथ समझाया कि किसी परिपथ में एकांक समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित होता है वैद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। क्या होगी परिभाषा, एकांक समय अंतराल में किसी परिपथ में जितना आवेश प्रवाहित होता है वैद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। नोट में मैंने लिखवा दिया, वैद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा के समान होती है। दूसरा नोट लिखवा दिया मैंने, वैद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत चलती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो धारा इधर को चल रही होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना,
ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे और आप लोग अब लगा लेंगे अगला टॉपिक और देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से इसे आप नोट कर लें और आप अगला टॉपिक लगा लेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तुम्हारे लिए, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब अगला टॉपिक और अगला टॉपिक क्या होगा। तो हमारी वैद्युत धारा तो हो गई, अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक और अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक होगा हमारा ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। अगला टॉपिक क्या होगा? ओम का नियम। और ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा के माध्यम से। इस पर IMP बना देना आप लोग, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ओम का नियम हम लोग देखते हैं क्या होता है। सुनो ओम का नियम होता है, ओम के नियम को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर B लगा दिया जाता है, समझ लेना, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर B लगा दिया जाता है तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। किसी चालक के सिरों पर किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये विभवांतर जो होता है वो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो होता है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा और बराबर आ जाएगा और मेरा यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे मैं R कह दूंगा, ठीक है। क्या कह दूंगा? R कह दूंगा और मेरा ये फार्मूला आ जाएगा B बराबर IR लिख देना, जहां R एक नियतांक है, क्या है? नियतांक है। जहां R एक नियतांक है, R क्या है? एक नियतांक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ओम का नियम सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओम का नियम। ये क्या हो जाएगा? ओम का नियम। ओम का नियम क्या था? किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो आप लोगों ने इसका सत्यापन भी पढ़ा होगा, तो सत्यापन में और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन मैं सत्यापन वाली अलग से वीडियो डाल दूंगा या नेक्स्ट पार्ट में इसको करवा दूंगा। तब तक के लिए इतने पर रोकते हैं हम वीडियो, ठीक है। हमारे पार्ट 1 में ये हो गया, पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर समाप्त करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो और हम और वीडियो बना पाएं, क्योंकि इस गर्मी में भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, हम सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। आप लोग अच्छे से बैठकर स्टडी करो। 4 तारीख को गर्दा काटोगे भाई, इसी क्लास से काफी कुछ मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। धन्यवाद।